हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत वर्ल्ड वाइड ही इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आज का टॉपिक है पैरालिसिस के ऊपर हम लोग कैसे मैक्सिमम और बहुत अच्छी रिकवरी ला सकते हैं मिनिमम टाइम के अंदर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक को सब्सक्राइब करिए और इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस को हम लोग आम भाषा में लकवा, फालिस या ब्रेन अटैक या स्ट्रोक भी बोलते हैं। ये तब होता है जब हमारा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर हमारी हिस्ट्री रही है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की या अल्कोहलिक होने की, जिसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो सख्त हो जाती हैं और वो रिजल्ट करती हैं फिर से हमारे बीपी को शूट अप करने में। तो बीपी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे पैरालिसिस के होने का। पैरालिसिस को दो तरह से देखा जाता है। एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक या फिर हेमरेजिक पैरालिसिस बोलते हैं इसको। दूसरा होता है इश्चेमिक स्ट्रोक या फिर इश्चेमिक पैरालिसिस। हेमरेजिक स्ट्रोक्स में ये होता है कि दिमाग की जो नस होती है, इसको हम लोग आर्टरीज और वेन्स बोलते हैं, वो फट जाती हैं और ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है। और इंटरनल ब्लीडिंग के साथ साथ में दिमाग में थोड़े से और चेंजेस होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि मिड लाइन शिफ्ट वगैरह की, तो वो एक बड़ी इंजरी होती है जिसके रिहैब में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। सेकेंडली, जो दूसरे टाइप का स्ट्रोक होता है जिसको हम बोलते हैं इश्चेमिक स्ट्रोक, ये छोटा होता है। इसमें सिर्फ खाली एक बहुत पतली आर्टरी या फिर कैपिलरी होती हैं जिनमें मामूली सा रिसाव होता है या फिर एक खून का थक्का या जिसे हम ब्लड क्लॉट बोलते हैं, वो वहाँ पे आके रुक जाता है और एक पर्टिकुलर ब्रेन के एरिया को सप्लाई करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से या तो हमारे दाएं हाथ में या फिर हमारे बाएं हाथ में मूवमेंट बंद हो जाता है। अगर वो हिस्सा जो ब्लड क्लॉट का हिस्सा है, अगर वो ब्लड क्लॉट हमारा लेफ्ट साइड में हुआ है तो हमारा राइट साइड का फालिस होता है, और अगर राइट साइड में क्लॉट हुआ है तो हमारा पैरालिसिस लेफ्ट साइड का होता है। आज का टॉपिक ये है कि हम लोग मैक्सिमम रिकवरी कैसे ला सकते हैं थ्रू फिजियोथेरेपी अपने पैरालिसिस के केसेस में। ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ इस वीडियो से वो लोग भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं जिनकी फैमिली में किसी को पैरालिसिस हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि कोई पैरालिसिस का कोई पहली बार पेशेंट आपको मिल रहा है या आपके घर में कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, तो उसका हाथ में पावर बिल्कुल नहीं होती है। वो अगर आप हाथ हवा में उठाएंगे तो हाथ अपने आप ही गिर जाएगा, उसमें ताकत नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं उसकी ग्रेड 1 या ग्रेड 0 उसकी स्ट्रेंथ है। अगर आपका पेशेंट ऐसा है जिसमें कोई भी उसकी ग्रेड नहीं है, तो फिजियोथेरेपी में एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। मतलब कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के द्वारा कि बिजली के कुछ हम लोग मेडिकेटेड करंट्स होते हैं, उनके द्वारा पेशेंट के हाथों को तब तक मूवमेंट करते हैं तब तक उसकी नेचुरल मूवमेंट ना आ जाए। इससे क्या होता है कि पेशेंट अपनी मसल ग्रिथ जो होती है, पावर होता है, वो लूज नहीं करता है, उसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है। ये जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फेरेटिक और दूसरे होते हैं गैल्वेनिक। जो गैल्वेनिक स्टिमुलेशन होता है वो हम शुरुआत में पेशेंट को उन दिनों में देते हैं जब पेशेंट की ताकत बिल्कुल नहीं होती है। ये पेशेंट का जो करंट हम लगाते हैं ये थोड़ा टिक 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 करके, मतलब कि ये लगातार चलता रहता है। ये बम्बार्डमेंट करता है मसल्स के ऊपर ताकि वो एक सेंसेशन जाए ब्रेन के पास में और ब्रेन वहाँ से स्टिमुलेट हो। सेकेंडली, जो दूसरा करंट होता है जिसको हम पैराडिक करंट बोलते हैं, जैसे ही गैल्वेनिक अपना काम खत्म करके चुकता है और पेशेंट के शरीर में थोड़ी ताकत आती है, ग्रेड 1 या 2 या थोड़ी सी फ्लिकरिंग की बात करूं, थोड़ा फ्लिकर आता है पेशेंट के शरीर में, तो हम लोग उसको पैराडिक स्टिमुलेशन के ऊपर ले आते हैं, जहाँ पे कि वो करंट पेशेंट के मसल कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है और थेरेपिस्ट वहाँ पे पेशेंट को ये कमांड देता है कि जैसे ही मशीन आपको करंट सप्लाई कर रही है,
आप भी अपने आप वो वाला एक्शन करिए जो कि मशीन आपसे कराना चाह रही है। ये एक एक्टिव असिस्टेड प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बहुत अच्छी रिकवरी पेशेंट की देखते हैं और आती भी है। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं सेंसरी स्टिमुलेशंस के ऊपर। ये कुछ इस तरह की टेक्निक्स होते हैं जिसमें हम पेशेंट के ऊपर कुछ हाथ से टैप करके या फिर आपका ब्रश होता है, जैसे आपका डाई करने वाला ब्रश है या फिर आपका पेंट करने वाला ब्रश है, उससे हम लोग पेशेंट के ऊपर स्ट्रोकिंग्स करते हैं या फिर आइसिंग भी हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं, जिससे पेशेंट के ब्रेन को बम्बार्डमेंट मिलता है, उसको मैसेज मिलता है और पेशेंट खुद ये सुन रहा होता है जब थेरेपिस्ट उसको एक बार स्ट्रोक करा के बोलता है कि सर अपने हाथ को आप उठाइए या अपने पैर को उठाइए। तो पेशेंट का दिमाग सुन रहा होता है और शरीर को जब वो बम्बार्डमेंट मिलता है तो पेशेंट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और सेंसरी स्टिमुलेशन के द्वारा उस स्टेज में, जब उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं होती है, वो फ्लैसिड स्टेज में होता है, अच्छी रिकवरी आती है। तो ये जो दोनों हैं ये आपका इनिशियल फ्लैसिड स्टेज में होते हैं और जब ग्रेड आपका 0 है या फिर 1 तक है, उसके बाद तक ये आपको हेल्प करते हैं। जब पेशेंट के शरीर में ताकत आनी शुरू हो गई है और तब हम क्या काम करेंगे, तब हम उसके ऊपर वेट बेयरिंग स्टार्ट करना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, वेट बेयरिंग जो होती है मतलब वजन डालना, चाहे वो हाथ के ऊपर हो या पैर के ऊपर हो, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है पैरालिसिस के रिहैबिलिटेशन की, मतलब कि उसको ठीक करने की। जहाँ हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और सेंसरी स्टिमुलेशन की बात करते हैं, वहीं पे ही इतना इम्पोर्टेंस वेट बेयरिंग का भी आता है। वेट बेयरिंग हम लोग अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में करते हैं। ये जैसे जैसे आपने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और सेंसरी स्टिमुलेशन स्टार्ट किया, उसी के साथ साथ ही आप वेट बेयरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। पेशेंट के हाथ को सपोर्ट करके पीछे से इस तरह से आप हाथ को सपोर्ट डाल सकते हैं। और लोअर लिम्ब मतलब पैर की बात करूं तो चलना या खड़ा होना या खड़े होने में पेल्विक शिफ्ट करना, उसका एक बहुत अच्छा वेट बेयरिंग का एग्जाम्पल है लोअर लिम्ब के लिए। लोअर लिम्ब के लिए वेट बेयरिंग के बाद में फिर हम मूव करते हैं एक ऐसी हमारी फिजियोथेरेपी की टेक्निक जो कि बहुत ज़्यादा कारगर है और जिसने अपर लिम्ब में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स दिए हैं। जैसे कि बात करूं हैंड्स में, एल्बो में, शोल्डर में, क्योंकि ये देखा जाता है कि किसी भी स्ट्रोक या पैरालिसिस के बाद में पेशेंट का जो अपर लिम्ब होता है, जो हाथ होता है, उसमें रिकवरी लेट आती है, लेकिन पैरों में रिकवरी तो आ जाती है। तो हाथ की रिकवरी के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जिसमें से हम एक थेरेपी यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है कंस्ट्रेन इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी, मतलब कि CIMT। CIMT में ये होता है कि जो पेशेंट का हाथ ठीक है, हम उस हाथ को बांध देते हैं और जिस हाथ में ये सभी जो प्रोसीजर हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, सेंसरी स्टिमुलेशंस और वेट बेयरिंग के द्वारा, जब हम उसके हाथ में थोड़ी बहुत ताकत लेके आ चुके हैं, पेशेंट अपने कंधे को हिला पाता है, अपनी एल्बो को बाहर खोल पा रहा है, एक्सटेंशन में लेके जा पा रहा है, अपने फिंगर्स को थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू कर दिया है, तो उस दौर में हम लोग पेशेंट का जो सही वाला हाथ है उसको बांध देते हैं। या तो आप इस हाथ में कोई ग्लव पहना दीजिए या फिर शोल्डर स्लिंग में इसको रख दीजिए या फिर इस हाथ में कोई चुन्नी के द्वारा इसको बांध दीजिए। तो जो हाथ बंध गया, उसके बाद में जो हाथ पैरालिसिस वाला है, उसी हाथ से हम उसको कहते हैं कि तुम पूरा काम करो अपना। इसी हाथ से अपने बाल बनाने की कोशिश करो, इसी हाथ से बिंदी लगाओ। अगर वो खुद नहीं कर सकता है तो घर में कोई थेरेपिस्ट की जगह पे काम करने वाला है या फिर थेरेपिस्ट अगर आपके घर में आते हैं तो खुद वो इस हाथ से वो मूवमेंट कराएं। ये बिंदी लगाने का काम है और फीमेल्स के लिए लिपस्टिक का है, इस हाथ से पानी पकड़ने का काम है, मेल्स के लिए शर्ट्स के बटन बंद करने का काम है। अनगिनत काम है जो कि आपको पैरालिटिक वाले हैंड से पूरे दिन करने हैं। अपना A से लेके Z तक का सारी एक्टिविटीज़ आपको पैरालिटिक हैंड्स के साथ में करनी होती हैं। अगर आप पे वो एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही हैं तो घर में कोई आपकी हेल्प करेगा या थेरेपिस्ट या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपके घर में आके वो सेशंस कराएंगे।
या फिर आप किसी रिहैब सेंटर्स में जाके भी ये कंस्ट्रेन इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं इनको करने के। बहुत सारे मल्टी स्टेशंस होते हैं जहाँ पे 1 एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी, 5 एक्टिविटी, 10 एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पे कि थेरेपिस्ट आपको अपनी गाइडेंस में CIMT प्रैक्टिस कराते हैं। ये पैरालिसिस जो है ये बच्चों के केसेस में और बड़ों के केसेस में CIMT को देखा गया है कि इसने मार्वलस इंप्रूवमेंट दिए हैं। मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट ने विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स अच्छी रिकवरी, मतलब नोटिसेबल ग्रेड 3 और 3+ तक की रिकवरी देखी है CIMT के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो वाइंड अप करते हैं। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि पैरालिसिस के अर्ली फेज में जब आप बहुत ज़्यादा फ्लैसिड हैं और आपकी रिकवरी अगर नहीं आ रही है तो उस केस में आप क्या क्या काम करिए, और अगर कुछ काम कर रहे हैं आप तो इन वाले कामों को जो मैंने बताया है एक बार फिर से रिवाइज करिए। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो इनमें से जो काम छूट गया है उन कामों को अपनी लिस्ट में ऐड करिए और आप अपनी पैरालिसिस की इनिशियल रिकवरी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। लेटर ऑन हमारी कुछ ऐसी भी वीडियो आ रही हैं जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि अगर क्रॉनिक केसेस हो गए हैं पैरालिसिस के, जो कि 5 साल या उससे भी ज़्यादा पुराने केसेस हैं, तो उस केसेस में आप कैसे अपनी रिकवरी को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ होता है कि पुराना जो केसेस है उसमें हमें रिकवरी नहीं मिल सकती, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप में इच्छा शक्ति है, अगर आप में विल पावर है, तो आप फ्लैसिस स्टेज को विद इन अ मंथ ठीक कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है तो 5 साल पुराना केस भी ठीक होके जाएगा। हमारी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमसे मिलते रहिए। हमारे YouTube चैनल को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।